गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी किसी बिंदु या उसके विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इस वाली क्लास के अंदर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, यानी कि ये वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकाली है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। सबसे पहले हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके A बिंदु पर -q आवेश है और इसके B बिंदु पर +q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O, A बिंदु से O बिंदु के बीच की दूरी A और O से B के बीच की दूरी क्या होगी A, और टोटल A से B के बीच की दूरी क्या लेते हैं अपन 2a लेते हैं। अब देखो यहाँ -q आवेश के कारण, किसके कारण? -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए यहाँ पर -q है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले उस पर एकांक धनावेश की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? P से A की ओर होगी। किधर होगी? P से A की ओर। +q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? B से P की ओर, जिसको अपन ने क्या मान लिया? E2 मान लिया है। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लिया है? E1 मान लिया है। यहाँ पर एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या है? थीटा है। ये भी कोण थीटा है। अब देखो इस AB लाइन के इस अक्ष के समांतर एक लाइन, ये इसके समांतर एक लाइन अपन ने खींची है PQ। कौन सी लाइन खींची? PQ। कौन सी लाइन खींची? P। देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा बेटा। अब देखो इस E1 और E2 को इसके घटकों में क्या करेंगे? वियोजित करेंगे। अब देखो E2 का इस PQ के अनुदिश, इस E2 विद्युत क्षेत्र का इस PQ के अनुदिश जहां एंगल थीटा यानी कि क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा, और इसके अनुदिश यानी कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा, यानी कि इसकी दिशा किधर होगी? P से ऊपर की ओर। उसके बाद E1 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके घटक करेंगे, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा? E1 sin थीटा होगा। क्या होगा? E1 sin थीटा। अब देखो ऊपर E2 sin थीटा की दिशा है और नीचे किसकी दिशा है? देखो ये नीचे की ओर है, क्या है? E1 sin थीटा। क्या लिखा हुआ है? E1 sin थीटा। अब देखो ये वाली A से O के बीच की दूरी A है और ये वाली दूरी क्या है? R। पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी क्या होगी? P से A की √r² + a²। B से P की दिशा क्या होगी? √r² + a²। इस वाले डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास होती है हर बुधवार को, उसके अंदर पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची, तब इसे समद्विभाजक लंब अथवा निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बिंदु आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की का जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर क्या होता है? E = kq/ उसके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर बीच की दूरी क्या है? √r² + a²। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा kq/r² + a²। दिशा क्या होगी? P से A की ओर। +q आवेश के कारण kq/r² + a², और इसकी दिशा भी क्या होगी? B से P की ओर। अब देखो E1 और E2 दोनों क्या है? परिमाण में समान है। E1 E2 दोनों क्या है? परिमाण में समान है, और थीटा दोनों के मध्य में क्या है? सेम है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब देखो E2 sin थीटा ऊपर की ओर है और E1 sin थीटा नीचे की ओर है। दोनों ही परिमाण में समान है, तो एक और दिशा क्या है? दोनों की विपरीत है, तो अपने प्रभाव को क्या कर लेंगे? निरस्त कर लेंगे। सिर्फ इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है? E2 cos थीटा और E1 cos थीटा के कारण। और बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि E1 cos थीटा + E2 cos
कोष्ठ के कारण आएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से E1 का परिमाण इक्वल टू होता है E2 के परिमाण। किसके बराबर होता है? E1 का परिमाण इक्वल टू E2 का परिमाण। इसको अपन बोल सकते हैं E2 अपॉन R² प्लस A² समीकरण नंबर 3। दोनों क्या है? परिमाण में समान। तो लिखेंगे चित्र में दर्शाए अनुसार E1 तथा E2 के अक्षीय रेखा के लंबवत घटक तथा अनुदेश घटक करते हैं, तब लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा अनुदिश घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। यानी कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या होते हैं? निरस्त हो जाते हैं। और ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। लिखेंगे E निरक्ष क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 और दोनों बराबर है समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा? 2E1 क्या हो जाएगा? 2E1 क्या हो जाएगा? E निरक्ष यानी कि निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट किया है? E निरक्ष से। यहाँ से 2 समीकरण 3 से E1 का मान
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2e1 प्लस e2, सॉरी इस ई निरक्ष पर अपन लिखेंगे e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, यानी कि दोनों के जोड़ के बराबर है, इसको अपन लिख सकते हैं 2e1 cos थीटा, और e1 का मान क्या है k क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा याद है, ये समीकरण नंबर 5 है। समकोण त्रिभुज AOP से समकोण त्रिभुज AOP से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, थीटा के सामने लंब ये आधार और ये कर्ण, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार अपॉन कर्ण, यानी कि a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण, इस वाली वैल्यू को इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए निरक्ष इक्वल टू 2k क्यू अपॉन, अब देखो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे a, साथ में यहाँ पर a अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर आधी, एक और आधा जोड़कर क्या हो जाता है 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा ई निरक्ष इक्वल। अब मुझे बताइए यहाँ मैं लिख देता हूँ या इसके नीचे लिखूंगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि मैंने लिख दिया इस विद्युत द्विध्रुव Q इंटू क्या होता है 2a, विद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, यहाँ देखिए Q इंटू a और 2, इसको क्या लिख देंगे अपन P लिख दिया तो क्या हो गया Kp अपॉन यानी कि ई निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा Kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, मिटा सकते हैं मिटा इसको। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है P से Q की ओर है, किधर है P से Q की ओर, विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो यहाँ लिखेंगे इसको सदिश फॉर्म में लिखेंगे सदिश रूप में, ई सदिश निरक्ष इक्वल टू हो जाएगा के माइनस ऑफ पी सदिश अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ये कौन सी फॉर्म में हो गया सदिश फॉर्म में हो गया, कौन सी फॉर्म में हो गया बेटा सदिश फॉर्म में हो गया, कौन सी फॉर्म में हो गया सदिश फॉर्म में, माइनस क्यों आया है क्योंकि दोनों की दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ये नीचे लिखेंगे अर्थात द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, यानी कि दोनों की दिशा क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है।
अब देखिए बेटा स्पेशल केस, यदि आर वेरी मच ग्रेटर देन ए हो तो अब देखो फॉर्मूले में के अंदर क्या है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूले के अंदर आ रहा है E इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर बाहर लेंगे हो जाएगा KP अपॉन आर की पावर 3 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। यानी यदि आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए हो तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP अपॉन या E निरक्ष, यहाँ भी E निरक्ष, यहाँ पर भी क्या होगा E निरक्ष इक्वल टू होगा KP अपॉन R। ये कौन सी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, सदिश फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप में E सदिश और वो भी निरक्ष इक्वल टू हो जाएगा माइनस KP सदिश अपॉन R क्यूब। ये कौन सी फॉर्म में हो गया, सदिश फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, सदिश फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए नोट डाल के लिखेंगे, देखो E अक्ष इक्वल टू आया था 2KP अपॉन R क्यूब, और अभी E निरक्ष आया है KP अपॉन R क्यूब। क्या है, KP अपॉन R क्यूब। ये क्या चीज है बेटा, यहाँ पर 1/4πε0 KP अपॉन R क्यूब। इन दोनों को देखेंगे क्या लिख सकते हैं, E अक्ष इक्वल टू होगा 2 इंटू E निरक्ष, किसके इक्वल होगा, 2 इंटू E निरक्ष के इक्वल। यदि मैं कहूँ E अक्ष अपॉन E निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यदि यहाँ से निकालोगे E निरक्ष तो इसमें E अक्ष में क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास को यहीं पे बना देते हैं।